तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। तो अभी जो टेंटेटिव डेट आई है एग्ज़ाम के होने की, वो 2 जून को आई है। तो उसके हिसाब से हमारे पास अभी 55 डेज रह रहे हैं, जिसको सोचकर हम तैयारी करेंगे। तो वो तैयारी कैसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, उस पर बात करते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए आपको गाइड करूंगा कि इस चैनल पे कैसी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर इतनी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर अवेलेबल, तो आपको मेरी वीडियो या फिर मैं क्यों क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे ही क्यों चूज़ किया जाए। तो देखो, लास्ट 8 to 10 ईयर्स मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो और 3 या 4 एग्ज़ाम को मैं क्रैक भी कर चुका हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यूट्यूब पर वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अवेलेबल जो कि आपको अच्छा गाइड करते हैं, बट एक चीज़ बहुत मिसिंग है जो कि एक पॉजिटिव स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, कुछ भी आप प्लान, अच्छा प्लान बोल सकते हैं, जो कि एक एस्पायरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो सब मैं आपको इस वीडियो या इस चैनल पे वीडियोस के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि एक एस्पायरेंट के लिए क्या क्या चीज़ें बेहद ज़रूरी है जो अभी तक यूट्यूब पर शायद मेरे हिसाब से नहीं है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। तो देखते हैं इसके किसके लिए ये वीडियोस हैं, या सीरीज जो आने वाली है वो किस स्टूडेंट के लिए है, किसको देखनी चाहिए किसको नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो फ्रेशर्स हैं उनको ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे ने एसएससी का या कोई एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है, या प्रीवियस स्टेट का कोई एग्ज़ाम दिया है, या पहले कोई भी एग्ज़ाम दिया है, या अभी तैयारी कर रहा है, तो 50 to 60% अभी उसका सिलेबस कवर हो चुका है वो। और जो बच्चा अभी बीच में स्टक हो रहा है और जिसके स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, वो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी तैयारी के बीच में है। शुरुआत वाले बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। तो डिस्क्लेमर में आपको थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये मैं बाद के लिए रखने वाला था, बट मैं बीच में आपको बता देता हूँ कि ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है कि आपको देखने के बाद मैं आपको बोलूँ कि आप ज़बरदस्ती का मोटिवेट हो जाओ और फिर 2 या 3 दिन के बाद आपका रूटीन फिर से बिगड़ जाए। तो मैं आपको चाहता हूँ कि एक रेगुलर कंसिस्टेंट पढ़ाई हो आपकी। और वो कैसे होगी, वो वीडियो देखने के बाद नहीं होगी, वो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक रोड मैप दूंगा जिसके ज़रिए आप तैयारी को बूस्ट कर सकते हो, स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। जो मैं आपको रोड मैप बताऊंगा उसमें आप अपनी कमियों को देखकर उनको इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ सकते हो। तो मेहनत आपकी रहेगी और रिजल्ट भी आपका रहेगा उसमें। बस मैं आपको एक अच्छी गाइड कर सकता हूँ कि आपको तैयारी कैसी करनी है, और उसके साथ साथ जैसे कि मैथ की क्लासेस वो आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो वो आगे चल के बात करेंगे उसके बारे में। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है कि आपको मोटिवेट करने के लिए आया हूँ। मैं बस अपने एक्सपीरियंस के जरिए आपको बताने आया हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा की पॉइंट एक एस्पायरेंट के लिए, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट क्या होते हैं तैयारी करते टाइम, कि क्या कंटेंट, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, क्या कंटेंट उसको पढ़ना चाहिए। सेकंड, कैसे पढ़े, कैसे पढ़ा जाए। और थर्ड वन इज इम्पोर्टेंट, और जो कि जिसके बारे में बात बहुत कम होती है, कि क्या नहीं पढ़ना। इस टॉपिक के बारे में यूट्यूब पर बहुत कम वीडियोज हैं। आपको हज़ारों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आपको 100 क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं कि जिसमें आप ये कर लीजिए उसके बाद ये हो जाएगा। तो आप देखोगे कि उसको इतना ज़्यादा लेंदी करने का कोई फ़ायदा है नहीं उसमें। ठीक है, तो आपको
बेवजह का कंटेंट नहीं देखना है, जो इरिलेवेंट हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस की बात करते हैं, जो कि सब ऑलमोस्ट बच्चों को पता ही होगा सिलेबस तो क्या है। तो जैसे कि मैथ होगा और रीजनिंग आती है, और ये आपका थर्ड वन इज जीएस जनरल स्टडीज। तो 30 क्वेश्चन एंड 40 क्वेश्चन। तो अब 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो अब हम अपनी तैयारी, अब जैसे कि मैं जो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग उसको नोट डाउन करेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं आपको अब धीरे धीरे ये भी पता लगता जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, अपने आप को कैसे जज करना है कि हमारी तैयारी किस हिसाब से है, वो भी आप धीरे धीरे समझ जाओगे वीडियो में आगे। तो सबसे सपोज दैट कुछ बच्चे होते हैं कि जिसने 80% अगर एफर्ट के बाद भी वो 60% ही रिजल्ट ले पाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 60% मेहनत के बाद 80% रिजल्ट लेके आते हैं। तो हमें इस वाले कॉन्सेप्ट से इस पे जाना है, ठीक है। तो अगर हम इससे जाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो हर बच्चे का अलग अलग पोटेंशियल होता है, अलग अलग जीएस में स्कोर कर सकता है बच्चा। तो जैसे कि अब कोई बच्चा 30 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर रहा है, वही बच्चा 15 to 20 क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट करेगा, या इसे 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा। तो ओवरऑल क्या होता है कि वो स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। किसी का मैथ हो सकता है कि कोई 26-27 क्वेश्चन मैथ में अटेम्प्ट कर दे, और जीएस में हो सकता है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो हम अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट करें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 25 to 26 क्वेश्चन ओवरऑल बच्चे एवरेज अगर बात की जाए तो बच्चे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो रही बात अब मैथ से बात शुरू करते हैं। तो मैथ पे बात करते हुए सबसे पहले तो मैथ कहाँ से क्या पढ़ना है, तो उससे पहले हमें खुद को एनालिसिस करना है कि हमारी तैयारी कितनी है अभी और किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्योंकि लास्ट में स्ट्रेटेजी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, स्ट्रेटेजी। मेहनत तो ये वाले बच्चे भी कर रहे हैं और ये वाले बच्चे भी कर रहे हैं, ये एफर्ट अगर 80% डाल रहे हैं, रिजल्ट 60% लेके आ रहे हैं। तो अगर इनमें कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटजी में डिफ्रेंशिएट रहा होगा, जिसकी वजह से इनके नंबर या कुछ स्कोर कम आया होगा, तो वही उसी तरीके से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप एनालिसिस करो कि आप कहाँ लाई करते हो। तो इसका मतलब कुछ बच्चे हैं अभी जैसे कि अगर आप मॉक में सपोज दैट 22 या 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, और मैं उन बच्चों की बात नहीं करूंगा जो अभी 27-28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट अपना जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं मीडियम ग्रेड बच्चों की बात करूंगा जो मीडियम अभी बीच में फंसे हुए हैं, जिनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो जैसे कि जिनको 22-23 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए हैं आपने, और अगर आप एनालिसिस के टाइम पे आपने 2 या 3 क्वेश्चन और बना लिए, और हर मॉक में आप देखोगे कि ये 2 या 3 क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे जो आपको आते रहेंगे, बट ये सोल्व नहीं होंगे, और हर बार अलग टॉपिक से क्वेश्चन गलत होंगे। हो सकता है इस बार आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया हो, बट नेक्स्ट मॉक में आप वही क्वेश्चन गलत कर रहे हो, और हर बार 2 या 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे हैं। तो उनको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो आपको इसके लिए अलग से, ये नहीं है कि आप हर टॉपिक के अलग से क्लास देखना शुरू कीजिए, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप सिर्फ इतना कीजिए सबसे पहले तो कि आपको कोई भी प्रीवियस ईयर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पिनाकल जो बुक है, आप उसको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसको परचेज कीजिए। उसमें से ज़्यादातर बच्चे वहीं से करते हैं प्रीवियस ईयर्स को। तो आप उसमें जैसे कि किस हिसाब से दे रखा है उसको पहले दे रखे हैं वैरायटी वाले क्वेश्चंस। मतलब बच्चे इनको नहीं सोल्व करना है। क्यों नहीं सोल्व करना है? क्योंकि यहाँ से आपको डिमोटिवेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखो, हर पेपर का एक पैटर्न होता है। हर कोई भी एग्जाम हो जिसमें 80% सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं 100%, और
परसेंट में आपका ये लगा लो कि 10% तो आपकी करंट ही हो गई। तो आप ये लगाओ कि आपका 80% अगर रिजल्ट आप स्कोर कर पा रहे हो तो उसमें सिलेक्शन तो 80 to 90% तो सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका। तो आपको 100% स्कोर करने की जरूरत थोड़ी ना है उस पर। तो आप ये देखो कि आपको वैरायटी वाले क्वेश्चंस अभी नहीं करने हैं। देखो कुछ बच्चे होंगे जो टॉपर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको टॉपर्स की तरह नहीं सोचना है। टॉपर्स तो सिलेक्शन ले ही जाएगा, आपको करना है कि आपका स्कोर कैसे मैक्सिमाइज हो। तो आपको वैरायटी वाले क्वेश्चंस करने के बाद जो डिमोटिवेशन है उसको फेस नहीं करना है। आपको पहले वैरायटी वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना है और उसके बाद आपको सबसे पहले वैरायटी वाले क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है। उससे पहले आप जो वैरायटी वाले क्वेश्चन छोड़कर उनको सोल्व कीजिए, ठीक है। उनको सोल्व करोगे तो आपको थोड़ा मोटिवेट भी होगे और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होएगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। उससे क्या होएगा कि आपके जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी इम्प्रूव होएगा और उससे क्या होगा कि जो आपके कॉन्सेप्ट छूटे हुए हैं रिवाइज होंगे, जो कि इजी वाला पोर्शन है। आप 26 अगर देखो 30 से अगर आप 80% अगर निकालते हो 30 क्वेश्चंस का, तो आप ये लगाओ कि 24 क्वेश्चन होते हैं। तो 24 अगर क्वेश्चंस आपके इजीली कवर हो रहे हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट से 26 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप सोचोगे कि 30 से 30 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने वाले हैं हम, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत वास्ट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखो कि आप 26 या 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट अपना टारगेट रखो। अगर आप अभी 20 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो मैक्सिमाइज, तब आपको बता रहा हूं कि आपका टारगेट 26 27 होना चाहिए, वो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी आपको ये कहां से पढ़ना है, आपको पिनाकल उठानी है, आपको वैरायटी वाले क्वेश्चन स्किप करना है और आगे वाले क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उससे आपकी ये जो बीच से 3 या 4 क्वेश्चंस रहेंगे, इन क्वेश्चंस को आप आराम से इजीली कवर कर पाओगे और आपका एरर होने के चांस कम होंगे। तो आपके 25 to 26 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई जो बच्चे 22 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर पा रहे हैं अभी के लिए। तो बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 15 से 22 के बीच के लाई करते हैं। मतलब आप ये मान लो कि उन बच्चों को छोड़कर जो भी बच्चे हैं वो अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करें, उनके लिए मेरी वीडियोस रेगुलर रहेंगी। मैं उनके लिए ये आगे आने वाले 55 डेज उनके साथ रहने वाला हूं और बहुत ही मैं आपको डेफिनेटली श्योर बोल सकता हूं। देखो आप मेरी एक बात सुनो कि अगर देखो वैसे तो अगर मैथ के हर टॉपिक को अगर देखा जाए तो उससे 20 से 30 लेक्चर इजीली निकल जाते हैं एवरेज, अगर हर टॉपिक की बात करें। बट मैं आपको क्या करवाऊंगा, मैं आपको करवाने वाला हूं कि हर टॉपिक के 1 घंटे के आसपास की कोई वीडियो होगी, ठीक है। उस वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगा, 30 मिनट तो मैं आपको थ्योरी पार्ट करवाऊंगा। थ्योरी पार्ट मतलब कॉन्सेप्ट मतलब जो आपका 80% सिलेबस को कवर कर रहा है, जो आपका बार बार आ रहा है, जो कि मैं आपको जिस्ट फॉर्म में करवाने वाला हूं और 1 घंटे की क्लास में आपका कवर हो जाएगा। और 30 मिनट कॉन्सेप्ट करवाने के बाद आपको पता लगेगा कि मैं 20 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और इन्हीं 20 क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। जो कि मैं आपके आगे चल के आपको स्ट्रेटेजी तो बताऊंगा ही कि कैसे क्या तैयारी करनी है। तो मैं जो ये बच्चे हैं 50 to 20, इन बच्चों के लिए मेरी जो वीडियोस होंगी वो रेगुलर रहेंगी और आप डेफिनेटली आप देखोगे कि बहुत आप 15 से 25 तक कैसे स्कोर कर पा रहे हो, ये आपको इजीली पता लग जाएगा। आप 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद 1-2 टॉपिक आप मुझसे पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि आपको देखो 100% तो मैं आपको ये गारंटी नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे में तो पॉसिबल है नहीं ना। तो मैं आपको वही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगे और वो आप देखना, एक बार वीडियो देखोगे तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो आप मैथ की तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको डेली बेसिस पर, और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम डेली एक मॉक को रिवाइज करेंगे, मॉक को एनालिसिस करेंगे लाइव।
मैं आपको क्लास डाल दूंगा एक मॉक की एनालिसिस में 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो ऑलमोस्ट 50 अगर मॉक मैं आपको देता हूँ एनालिसिस में तो ये 1500 क्वेश्चंस हो गए। तो इनको कवर करने के साथ साथ आपका क्या रहेगा, 1500 क्वेश्चंस का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगा और आप इजीली 25 तक स्कोर कर पाओगे, क्वेश्चन स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो आप मैथ की टेंशन छोड़ ही दीजिए कि मैं आपको बताता हूं कि आपको एक स्ट्रेटजी और अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें ये बताऊंगा कि कैसे अर्थमेटिक या एडवांस के टॉपिक होते हैं, वो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी मेरी। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसमें अगर स्कोर मैथ में आपका स्कोर कम रह रहा है तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है डेली। एक कौन सा आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, एक वीडियो देखी उसके साथ मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस को बार बार लगाना है। ठीक है, उसके बाद पिनाकल से प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड मैं आपको बता दूंगा, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। तो आपको ओवरऑल 80 to 90% उस टॉपिक के बारे में आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, मिनिमम टाइम में। अभी अगर उस टॉपिक को अगर पूरा करने जाओगे तो आपको 10 to 12 मिनिमम, अगर कोई करवा रहा होगा तो मिनिमम लेक्चर इतने तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो आप मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए। उसके बाद आते हैं हम रीजनिंग पे। देखो ये अंडररेटेड टॉपिक है, सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों अंडररेटेड? जैसे कि हम सबको पता है कि इसमें एवरेज बच्चे 25 to 26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं। बट एक चीज आप नोटिस करोगे कि अगर इन रीजनिंग में अगर टाइम मैनेजमेंट एक देखा जाए, टाइम मैनेजमेंट का इश्यू मतलब जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं उन्होंने टाइम मैनेजमेंट मॉक में कैसे करना होता है उसका आइडिया बहुत कम होता है। तो अगर रीजनिंग के 25-26 क्वेश्चन आपने लगा लिए और आपने एवरेज अगर 5 to 7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए तो आपका मैथ में जो टाइम बचेगा वो कम पड़ेगा, आपको वो कम रहेगा आपके लिए। तो आपको अब ये अभी इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, अभी जैसे कि आपको एनालॉजी या सिलोजिज्म के कुछ टॉपिक, आप सबसे पहले तो ये देखो कि मॉक के जरिए मॉक का एनालिसिस करो और उसमें अपने अपने टॉपिक छांट लो। ठीक है, उसको मार्क कर लो, कहीं पे नोट डाउन करो और उन टॉपिक पे धीरे धीरे कोई सिंगल वीडियो आप मुझे बोलोगे कमेंट्स में तो मैं आपको करवा दूंगा, या फिर कोई भी और कोई टीचर हो उनसे वो कवर करो उन टॉपिक्स को। और उन पे देखो मैथ रीजनिंग के लिए भी मैं आपको बोलता हूं कि 30 to 40 मिनट डेली कवर आप जरूर दो इसको। क्यों दो कि इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। सपोज दैट बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि ABCD ऐसे इनको याद रखे 4 पे, ये आपको टिप ऑन टिप्स होना चाहिए। ठीक है, आपको वहां पे रिकॉल करने का ऑप्शन नहीं है, आपको ये इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको ऑन टिप्स होना चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है जो कि 100% एग्जाम में आने वाला भी है और उस पर हम मेहनत करके हम उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो और इम्प्रूव किया जाए उसको। अगर सपोज दैट देखो आपने यही 5 to 7 मिनट बचा के इसकी प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा हो गई और 5 to 7 मिनट आपने मैथ में दे दिए और 2 क्वेश्चन आपने वहाँ पे अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए, जो कि बच्चे टाइम के लिए, टाइम की सफिशिएंसी के लिए आप वहाँ पे छोड़ के आ रहे हैं। तो अगर आपने वो 2 क्वेश्चंस और बच्चों से एक्स्ट्रा कर लिए तो आप तो वही मार्जिनलाइज हो जाओगे। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए यही कॉन्सेप्ट है कि अपने सबसे पहले अपने एनालिसिस करो और 3-4 एक मॉक से नहीं पता लगेगा, 3-4 मॉक को एनालिसिस करो, उसमें पता लगाओ कि ये टॉपिक मेरे वीक है, उनको नोट डाउन करो और डेली उनके अलग से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, उनके अलग से प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे टाइम बाउंड आप वो एक और सेक्शन आएगा बाद में बताऊंगा मैं आपको मॉक को कैसे एनालिसिस करते हैं, हर सेक्शन हर क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट क्या होता है वो मैं मॉक वाले सेक्शन में बताऊंगा। अभी के लिए ये है कि आप हर जो आपके टॉपिक्स में क्वेश्चन फंसते हैं आप उनको दोबारा से कहीं से 10 छोटी वीडियो जो 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखो और उनको रिवाइज करो। ठीक है, तो रीजनिंग में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप बोलोगे तो मैं बाद में कोई और वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो अभी आते हैं जीएस पे। तो जीएस का एक वास्ट सिलेबस है पूरा। ठीक है,
मतलब क्या है कि अगर पढ़ने को तो हम ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं, बट क्या फिजिबल है ल्यूसेंट? आप ये सोचो। क्यों? क्योंकि ल्यूसेंट बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर करता है, जो कि याद रखना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क हो जाता है। तो आप ल्यूसेंट से, अगर आपने कभी भी ल्यूसेंट पढ़ रखे है तो वेल एंड गुड है, बट अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ल्यूसेंट। अगर आपने कहीं से तो कुछ कंटेंट पढ़ रखा हो, अगर नहीं पढ़ रखा तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि परमार सर जो हैं उनकी एक सीरीज़ है जो कि 35 टू आई थिंक 35 टू 40 ऐसी क्लासेस है उनकी रेलवे के लिए, वो आप देख लीजिए। या फिर आपको एक चीज़ तो मस्ट है जो कि देखनी है, PYQ उनकी एक सीरीज़ है NTPC या रेलवे के लिए आई थिंक, वो आपको ज़रूर 101% आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है ये वीडियो। और उसके साथ साथ अगर मान लो आपने कहीं से भी ये टॉपिक तो कवर कर रखे होंगे, जैसे कि लिख लेते हैं एक बार, ज्योमेट्री सॉरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका बायोलॉजी और आपकी फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री और आपका हो गया इकोनॉमिक्स। और ये मेजर मैंने आपको लिख दिए हैं सारे सब्जेक्ट, स्टैटिक जीके, ठीक है। ओके, तो अभी ये आपको अगर देखो, अगर परमार सर से करनी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा परमार सर से ये सारी जो आपकी क्लासेस है एक कर लीजिए, और आपने कर भी रखे तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको PYQ जो इन्होंने इनके लिए जो डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है NTPC के लिए ही, आपको वो तो देख के जानी ही जानी है, आपको देखना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे वो वीडियोस। और उनके साथ अगर मैं बात करूं कि देखो रेलवे में क्या, रेलवे एग्जाम्स जो होता है वो SSC से, अगर उसकी GS को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो SSC में साइंस का पोर्शन थोड़ा कम आता है एज कंपेरेटिवली रेलवे। तो अगर साइंस ज़्यादा आती है तो जैसे कि परमार सर ने खुद ही बताया हुआ है कि वहाँ उन्होंने जैसे कि कुछ टॉपिक्स जो है साइंस के जिनमें अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको, सपोज दैट, तो आपको कहीं और से कर लेना चाहिए वो। तो आप मतलब यूट्यूब पर कोई शॉर्ट वीडियो देख लीजिए आप उनके लिए, जैसे कि एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक साइंस मैग्नेट करके एक चैनल है, वहाँ से कवर कर लीजिए। तो वो मैं आपको, अगर देखो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आपको साइंस वाले कुछ टॉपिक होंगे, कुछ टॉपिक बोल रहा हूँ, सारे नहीं बोलूँगा, कुछ टॉपिक बोलूँगा जिनमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि सर ने खुद ही बोला है कि ये SSC के लिए है। तो आपको थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो एक साइंस मैग्नेट नाम से एक चैनल है, आप उससे भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो और करंट की बात रही, करंट अफेयर्स के लिए आप देखो डेली करंट अफेयर करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो आप मंथली कीजिए, कोई एक सोर्स उठाइए। जैसे कि परमार सर जो क्लासेस करते हैं वो जीस्ट फॉर्म में डालते हैं, और वहाँ एक और आपको बात बताता हूँ कि आप एक आदत डाल लीजिए कि परमार सर के का जो टेलीग्राम चैनल है, परमार सर का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको वीडियोज सॉरी क्विज़ेज मिलती हैं, वो आपकी GS के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने वाले हैं, क्योंकि वो बिल्कुल स्टिक टू द पॉइंट होती हैं वो जो क्विज होती हैं। तो अभी आप वो क्विज़ेज देख लीजिए, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए बात कर रहे थे हम, तो करंट अफेयर के लिए आप अगर मंथली देख लीजिए, कोई भी एक चैनल एक सोर्स उठाइए उसको मंथली देखिए, या आप 300 की जो PDF है, सपोज दैट आप स्टडी IQ के जो गौरव गर्ग सर हैं उनकी वीडियोज होंगी, आप उनको देख लीजिए, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको
डेली बेसिस पे नहीं देखना है, आपको मंथली कवर अप करना है। और एटलीस्ट आप जून 2024 तक की तो करंट आप करके ही जाइए, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ। और यहाँ से आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अभी देखो, अभी आपको अगर ये तो हो गया आपका कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, अभी इस कंटेंट को अगर आपको अच्छे से कवर अप करना है वो कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा। पिनाकल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, देखो उसको पढ़ने का तरीका है, आप डेली 10 to 20 क्वेश्चन हर टॉपिक से पढ़िए, हर टॉपिक से पढ़िए। फिजिक्स से हो गया, आप केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी टॉपिक उठाइए 10 to 20 क्वेश्चन पढ़िए। लेकिन उनका पढ़ने का एक तरीका है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चंस के नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप उसको, ये नहीं कि हर लाइन को आप रटने बैठ गए, आप उसको जनरल वे में पढ़ो। लेकिन कुछ चीज़ें धीरे धीरे आपको पता लगेगी कि ये जो डाटा है या ये वो वाली चीज़ है, उसको हाईलाइट कीजिए, आपको उसको बार बार देखने में। क्योंकि क्वेश्चंस पता कैसे सेट किए जाते हैं, क्वेश्चन सेट करने का एक तरीका है एग्जामिनर का, हर एग्जाम में वो कैसे सिलेक्ट करते हैं वो, जैसे कि आपने आपने देखा होगा कि कोई भी टॉपिक से अगर मुगल से पूछा है कोई क्वेश्चन इसी बार, तो मुगल से ही क्वेश्चन आएगा, बट वो स्लाइटली डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, कोई मुगल एम्परर पूछ लिया तो हो सकता है कि उसका डिसेंडेंट पूछ ले, तो वो जो होगा मुगल एम्परर का जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है पिनाकल में, वो बहुत बेस्ट दे रखा है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको मॉक से, चलो वो मॉक वाले सेशन में देख लेंगे कि मॉक कैसे एनालिसिस करना है, वो उस वाले सेशन में देख लेंगे। अभी वीडियो के मेन कंटेंट पे चलते हैं। मेन कंटेंट अभी शुरू होता है। कैसे, मतलब कि तैयारी, अभी तक तो ये था कि क्या पढ़ना है, अभी कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी लास्ट देखो, ये तो अभी टाइम लिमिट है हमारे पास 55 डेज, टाइम इससे भी कम ही होगा। तो 55 डेज में हम अपनी पोटेंशियल को कैसे डबल कर सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट हमारे पास टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, देखो एग्जाम देना है सीरियसनेस के हिसाब से, ये नहीं कि आप ऐसे ही फ्री घूम रहे हैं, तो उसके हिसाब से करते हैं बात। तो मेन कंटेंट अभी, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ डेली टारगेट बेस स्टडी प्लान। अब ये तो हर बच्चा करता है, डेली टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान। इसमें क्या अलग है, इसमें अलग ये है कि आपका जो स्टडी प्लान होगा, वो स्टडी प्लान में देखो आप क्या करते हो, आप आज स्टडी प्लान बनाया, आपने कंटेंट इतना ले लिया, आप आज 14 आवर पढ़े, 14 आवर कल पढ़े, परसों आप थक गए या बोदर हो गए, आपने छोड़ दिया। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको देखो, सबसे पहले जो भी प्लान बनाना है उसमें आपको फर्स्ट वीक जो होगा उसमें आपको एवरेज डेली 1 आवर कम पढ़ना है। आप यकीन मानना कि आपका ये 1 आवर ऐसे नहीं होता है कि आप थोड़ा आज 1 आवर कम पढ़ लेंगे। देखो आज हो सकता है आपका 10 घंटे का प्लान हो और आप उसमें 9 घंटे पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट वीक आप 9 घंटे पढ़िए, उसके बाद आप 10 घंटे, 11 घंटे, आपको आदत पड़ेगी, ठीक है। और आपका एक अच्छा डेली टारगेट रहेगा, तो उसमें आपको पता भी लगेगा कि आपका जो आउटपुट है वो कैसा है। तो ये डेली टारगेट प्लान, इस पे हम डिस्कस करते हैं, इसको कैसे क्या सोल्व करना है। तो देखो, अभी तक आप सबको नहीं पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर पता लग गया है तो वेल एंड गुड, नहीं पता लगा है तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो देखो, आप एनालिसिस कीजिए हर टॉपिक को, और वो कैसे करोगे, आप देखो कि आप अपने मॉक में एक तो स्कोर कितना लेके आ रहे हैं, और हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो आपके अकॉर्डिंग हर वेरिएशन होगी। कोई बच्चा जो होगा वो जीएस में स्कोर हाई कर रहा है, मतलब उसको रिवीजन काफ़ी अच्छा हो गया, उसको अभी इतने टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैथ में एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, तो मैथ में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये टाइम निकालिए कि आपको डेली, सपोज दैट फर्स्ट वीक में डेली आपको 9 घंटे ही पढ़ाई करनी है। डेली आपका टारगेट रहना चाहिए कि 9 घंटे। मैं तो बोलता हूँ कि आप इसको 8 घंटे ही रखना, फर्स्ट वीक के लिए बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीक के लिए, ठीक है। तो आप फर्स्ट वीक के लिए 8 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो अब सबसे पहले आप सपोज दैट कि आप 9 o'clock
पढ़ने बैठ रहे हैं और आपको खाना खाना है 1:30 पे, और आप फिर से अगर 2:30 पे आपने पढ़ना शुरू किया, आपने यहाँ से कितना हो गया 4.5 आवर, और यहाँ से कितना, अगर आपको सपोज दैट 9 आवर का टाइम पीरियड चाहिए या 8 आवर का चाहिए, तो यहाँ पे 4.5 एंड यहाँ पे 3.5, तो ये 3.5 हो गया, 3 and 3 6 PM तक, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि आपका जो फर्स्ट वीक के बाद जो आउटपुट रहेगा उसको आप एनालिसिस कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपका टाइम आपने देख लिया कि इतना टाइम है, अब इस टाइम को कैटेगराइज कीजिए। कैटेगराइज मतलब आपने सुबह वाले सेशन, इसको सेशन 1 नाम दीजिए, इसको सेशन 2 नाम दीजिए। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, वो कैटेगराइज करेंगे। तो उससे पहले हम हर सब्जेक्ट का टाइम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो, किसी बच्चे को हो सकता है मैथ में 3.5 घंटे पढ़ना हो, किसी बच्चे को हो सकता है कि 2 घंटे में ही काम चल जाए। तो उसी हिसाब से हम बात करेंगे कि आप अपने हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कीजिए। तो आपने सपोज दैट एक मैं बेसिक प्लान लेके चलता हूं कि आपने बनाया कि मेरे को मैथ 3 घंटे पढ़ना है, मेरे को चलो 2.5 आवर ले लेते हैं एवरेज, मेरे को 2.5 घंटे मैथ पढ़ना है, और मैं ये एवरेज लेके जा रहा हूँ कि आपको ये हो सकता है आपका वेरी करे ये 2 and 3.5 मतलब जो भी है। तो आप रीजनिंग को भी टाइम देंगे डेली, ठीक है। ये कहाँ से भी करनी है, अब इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं चाहिए आपको। अगर आपकी ज़्यादा ही वीक है तो आप टेक्स्ट बुक की जो प्रैक्टिस सेशन है उनको लगाइए। अगर आपका आप एक पिनाकल की बुक ले लेना प्रीवियस ईयर की, वहाँ से देखो। इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग में क्या क्या है, वो आपको बाद में बताता हूँ मैं। लेकिन अभी के लिए जैसे कि आप पिनाकल ले लीजिए, वहाँ से कीजिए, लेकिन उसके लिए टाइम निकालिए आप। कैसे टाइम, जैसे कि 40 मिनट तो आपको एटलीस्ट होने ही चाहिए रीजनिंग के लिए, ठीक है। जीएस के लिए आपके पास कितना टाइम हो गया है, 3 आवर हो गए। तो जीएस के लिए आपको सपोज दैट 2.5 आवर जीएस के लिए हो गया आपका टाइम, ठीक है। ये आपको डेडिकेटेड एक अलग से आप बोलोगे तो मैं वीडियो अलग से कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जीएस में कैसे पढ़ना है, वो मैं भी आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो जीएस के लिए आपने, मेरा मेन टॉपिक है कि आपको कैसे पढ़ना है वो आपको बताना है, ठीक है। डेली टारगेट कैसे बनाने हैं, तो आपने यहाँ से बनाया और अभी मेन टॉपिक रह गया क्या, मॉक या प्रीवियस ईयर पेपर। अभी देखो आपको मॉक देने चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर देने चाहिए, उस पर भी बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी मॉक के लिए टाइम है आपका 1.5 आवर, और शुरू में आपने इसको टाइम देना है, शुरू में 40 मिनट आपको इसके एनालिसिस में टाइम देना है, ठीक है। ये आपने कैटेगराइज कर लिया। अभी इसको क्या करना है, अभी एक पेज लेना है। अभी देखो एक पेज पे इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। दूसरे पेज पे आपने हेडिंग डालनी 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी आपके हेडिंग्स होंगी, ठीक है। अभी देखो, अब ये है टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट कैसे बनाने हैं आपने, अब सपोज दैट आपने 9, आपको यहाँ लिखना है 9 to 11, 9 to 11, ये 2 घंटे हो गए। ये 2 घंटे सपोज दैट आपने कुछ भी पढ़ सकते हो। अब ये मैं आपको बोलूंगा कि आप सुबह सुबह आप हमेशा जीएस को रिवाइज कीजिए, आपने प्रीवियस ईयर जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। आपने जैसे कि कल की जो वीडियोज हैं, जिसकी परमार सर की जो कल आपने रिवाइज की थी, जो पीडीएफ हैं उनको रिवाइज कीजिए आज, क्योंकि जीएस में तो कंटेंट को आप बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आपने 9 to 11 आपने देख लिया, आपको सपोज दैट आपको जीएस का कंटेंट इसके रिवाइज प्लस आपने जो आगे पढ़ना है वो देख लिया आपने। बेसिकली इन 2 घंटों में आपने क्या पढ़ा, जीएस को पढ़ा। फिर आपने 11 to 1:30 यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, आपने प्लान बनाया कि यहाँ पे मैं मैथ को पढ़ूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैथ को पढ़ूंगा, तो मैथ के लिए आपने प्लान बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने प्लान बनाया कि ऐसे करते करते आप कैटेगराइज, देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हर बच्चे के लिए अलग अलग कैटेगराइज होगा। अगर आप मेरे को बोलोगे कि आप मेरे को कमेंट सेशन में बता देना कि ये इनके लिए क्या क्या अलग से, अगर
हर बंदा बनाएगा तो मैं छोटी छोटी 5-5 7-7 मिनट की वीडियो बना दूंगा हर बच्चे के लिए। आप कहाँ स्टैंड करते हो आप मेरे को बताना, मैं आपको वीडियोस बना के बता दूंगा कि ये कहाँ। लेकिन आपको ऐसे कैटेगराइज बनाना है, सुबह 9 to 11 ये पढ़ना है, इसके बीच में ये पढ़ना है, और आपको ये बनाने लेना है। आपके 7 पॉइंट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये 7 पॉइंट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक अलग से पेपर लेना है, उस पेपर पे आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यही 7 हेडिंग्स को आपको रिपीट करना है, ठीक है। आपने सपोज दैट आपने 8 सेशंस में बांट लिया उनको ना, आपने सपोज दैट 7 या 8 सेशंस में बांट लिया अपनी पढ़ाई को। अब ये अपने अकॉर्डिंग आपने बना लिया, 8 सेशंस हो गए। अभी 8 सेशंस में आपने क्या करना है, आपने ये टेबल बनानी है आपको ना। आपने टेबल बनानी है ऐसे, आपने ये अच्छे से टेबल बना लेनी है ऐसे। और इसके बाद यहाँ पे लिखना है डेट। यहाँ सपोज दैट आज 8th of April है, तो 8th 9th 10th 11th। अब यहाँ पे अगर आपका टारगेट है, अगर वो 7 पॉइंट यहाँ पे अगर आपके हिट हो रहे हैं, आपने पहला टारगेट लिया, ये अगर आपका आपने कर दिया, कंप्लीट हो गया टास्क, तो यहाँ पे आप टिक करोगे। सेकंड को कंप्लीट हो गया टिक करोगे, थर्ड को कंप्लीट हो गया टिक करोगे। ऐसे करते करते आपको हर टास्क को करने के बाद तुरंत देखना, बहुत से बच्चे होंगे कि इनको करना भूल जाएंगे, शाम को एक साथ करेंगे, बट आप मैं मेरी बात मानना, आप करने के बाद तुरंत उठो, आप उसको क्लिक करो। 5 मिनट हर टाइम पीरियड के बीच में 5 मिनट का गैप रखो, ठीक है। फोन यूज मत करो, 5 मिनट का गैप रखो सिर्फ, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है, ये सारा कंप्लीट हो गया। अब देखना, आप सिर्फ 1 वीक के लिए बनाना। सबसे पहले आप इसको 1 वीक के लिए फॉलो करना। 1 वीक में आप कैसे फॉलो करोगे, 1 वीक के लिए फॉलो करने का मतलब ये है कि आप 1 वीक में आपको पता लग जाएगा कि आपने यहाँ पे कम टाइम दिया है या ज़्यादा का टाइम दिया है। आपको लगेगा कि ये वाले जो पोर्शंस हैं इनमें मैं वीक रह रहा हूँ, टाइम कम लग रहा है या टाइम ज़्यादा रह रहा है, पहले काम टास्क पहले कंप्लीट हो जाता है टाइम से, तो आप उसको अच्छे से आप उसको मैनेज करोगे। कैसे मैनेज करोगे कि इनको हो सकता है थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा देना हो, इसमें कम देना हो, तो इनको रीशेड्यूल करना है 1 वीक बाद। 1 वीक तक तो मस्ट आपको ये फॉलो अप करना है। बहुत मुश्किल रहेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव यही तरीका है पढ़ने का जो मैंने देखा है। आप डेली टारगेट बनाओ, सॉरी वीकली टारगेट बनाया, और यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पे सपोज दैट आपने 5 टास्क किए 8 से, तो आपको यहाँ 5 लिखना है। यहाँ एवरेज, तो आपको पता लग जाएगा कि आप डेली कितने कंसिस्टेंट हो अपने काम को लेकर। और आपको कहीं ना कहीं आप अपनी एक डायरी में नोट डाउन कीजिए कि आप इतने कंसिस्टेंट चल रहे हो अभी, तो आपको डेली एक दिमाग में रहेगा कि हमें ये वाले टास्क पूरे करने ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज हम बनाते डेली टास्क है, तो पहले दिन 7 हो गए, दूसरे दिन 5 होंगे, उसके अगले दिन 4, ऐसे होते 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 हमारी आदत होती है कि हम उनको धीरे धीरे फिर बनाना ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है 1 वीक के लिए, उसके बाद इसको रीसफल करना है। मैं बता दूंगा आपको आने वाली वीडियो में कैसे रीसफल करना है, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो यही है, ठीक है। तो अगर इसमें वीडियो में कुछ रह गया होगा तो मैं आपको बीच में आपको वीडियो को कट करके कुछ डाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये स्ट्रेटजी ही अपनानी है। और इसके बाद जो वीडियो में कुछ मैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताऊंगा, वो अगर किसी को हेल्पफुल लगे तो देख सकता है, अदरवाइज आप ठीक है। तो अभी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिस पे मैं पर्सनली अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कि हाँ, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस चैनल पे, या मैं जब तक यहाँ पे एनटीपीसी की जो आपकी एग्ज़ाम आने वाला है तब तक के लिए जितने भी सारे, मैं कोई कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ, सारी वीडियोस सारा कंटेंट फ्री रहने वाला है, ऑल फ्री कंटेंट रहने वाला है, ठीक है। मैं और क्योंकि मेरे पास कोई अभी टीम वर्क नहीं है, मैं खुद ही अभी
चैनल क्रिएट किया है, तो अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जैसे कि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप बताओगे वैसे मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो यही बता रहा था कि सारा कंटेंट आपके लिए फ्री रहेगा, ठीक है। कोई भी मैं आपको कोर्स नहीं बेचने वाला हूँ, सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा कुछ आपके लिए पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको अगर फॉलो करना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी करें। तो देखो, अगर आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है रूटीन का, है ना। रूटीन, आप कब उठते हैं और कब सोते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हम 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वो इफेक्टिवनेस वहाँ नहीं मिलेगी आपको। आप एक काम कीजिए, अभी अपना स्लीप साइकिल को, क्योंकि ये बहुत ही कोई शायद ही कोई ट्यूटर ऐसा होगा जो आपको बता रहा होगा कि आप स्लीप साइकिल को टाइमली मैनेज कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी दोनों चीज़ों पे, मेंटल हेल्थ प्लस आपकी फिजिकल हेल्थ, दोनों को इम्प्रूव करके रखता है। इनका कॉम्बिनेशन आपको बहुत फायदा देगा। आप देखोगे कि आपने रूटीन भी फॉलो कर रखा है, बट आप एक प्रेशर फील करते हैं कि आप फ्री फ्री नहीं रहते हैं। आपको अगर एक्चुअल जब टाइम आएगा परफॉर्मेंस के लिए, आप एग्जाम दे रहे होगे, वहां पे प्रेशर फील करते हो, तो वो सब मेंटली आप बहुत खेल होता है उस सब का। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसका। अगर मेरी बात माने तो आप एक बार ट्राई करके देखना। आप सुबह 5 बजे उठो, ये रूटीन मैं बता रहा हूँ फिर से। अगर कोई वर्किंग होगा तो उसके लिए आप नहीं फिजिबल होगा, लेकिन आप एक बार इस रूटीन को फॉलो अप करके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अटेम्प्ट कितने लास्ट में करके आ रहे हो, कैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा, वो बहुत इंप्रूव होगा। क्योंकि आप मेंटली अगर स्ट्रांग रहेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलती है आपकी, यकीन करना इस बात का। क्योंकि बहुत कम अभी ऐसे ट्यूटर हैं जो इन टॉपिक्स पे बात करते हैं कि आपको कंप्लीट 7 to 8 आवर्स आपका स्लीप साइकिल रहना ही चाहिए। आप कोशिश करने के बाद एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप 7 to 8 आवर्स आप स्लीप साइकिल को अपना मैनेज कीजिए, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। तो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप सुबह 5 बजे उठो, आप 1 घंटा बाहर वॉक करके आओ, कोई इश्यू नहीं है कि आपका ये टाइम खराब नहीं हो रहा, आप इसको मैनेज कर पाओगे, ठीक है। विदाउट फोन या ईयरफोन भी लगा रहे हो तो आप कैसा कंटेंट आप इनहेल कर रहे हो, सपोज दैट कि आपने कोई भी एक ठीक है, तो आप थोड़ा वॉक करके आओ हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद या रनिंग कर सकते हो, या फिर आप अपनी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, मतलब फिजिकली आप फिट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सपोज दैट आप 10 दिन लगातार पढ़ लिए, उसके बाद अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो तो वो आपका इफेक्टिवनेस वहां पे कम हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, आप 5 बजे उठो, ठीक है। 8 बजे के आसपास तक आप अपना वॉक करके आओ। उसके बाद थोड़ा रनिंग हो पाए रनिंग करो, थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करो, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का करो। उसके बाद आप 8 o'clock पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। आप देखोगे कि आप 10 o'clock तक आराम से सो पाओगे, ठीक है। सुबह उठो और 10 o'clock तक सो जाओ, ठीक है। ये रूटीन आप, उसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, क्या? खाने के लिए बहुत सारे बच्चों के, मैंने देखा है, खुद भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। अगर आप सुबह के टाइम पे हैवी मील ले रहे हैं, हैवी, मैं ये पहले बता रही, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप सुबह हैवी मील को अवॉइड कीजिए। उससे क्या होगा, देखना आप कि आपको डलनेस रहेगी, आप डल डल फील करोगे। हैवी अगर आप खाते हो तो आपको डलनेस फील रहेगी आपको, ठीक है। तो आप सुबह थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट या आप लंच करते हैं सुबह, तो लाइट कीजिए। अगर आप डेली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप स्प्राउट्स खाइए, ठीक है। तो आप
इतने महंगे नहीं आते हैं। आप थोड़ा ट्राई करोगे तो ये आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। आप स्प्राउट्स ट्राई कीजिए, आप खाओगे तो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप खुद महसूस करोगे कि आपकी एक्टिवनेस पढ़ाई में बहुत ज़रूरी है। वो आप हैवी डाइट लेने के बाद अगर डलनेस रहती है तो हम उतने एक्टिव माइंड से नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट थे आपके लिए। बाकी अभी के लिए अगर ये मेरी इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो थी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किन किन टॉपिक्स पे कैसे कैसे मेरी हेल्प चाहिए, मैं बना दूंगा वीडियो। अगर आपको अलग से जैसे कि 3-4 टाइप के बच्चे होंगे उनके लिए अगर रूटीन बनाना होगा तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आप मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो मैं आपको कैसे हेल्प करूँगा, मैं आपको डेली बेसिस पर आपको मैथ की वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँगा और आपका एक मॉक जो है वो एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पे मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़रूरी पीडीएफ्स मिलेंगी और जो भी कंटेंट रहेगा वो आपको यहाँ अपलोड मिलेगा और यहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय, थैंक यू।